अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर आबिद हुसैन मिर्ज़ा और प्रोग्राम में आपका हमारे मेहमान डॉक्टर आबिद हुसैन मिर्ज़ा के साथ। नाज़रीन, आपने हमारे बहुत से प्रोग्राम देखे, लेकिन आज मैं एक ऐसा प्रोग्राम लेके आपके सामने आया हूं जिसे देखकर और सुनकर आप इंतहाई महज़ूज़ होंगे। इसमें हमारी पाकिस्तान का बल्कि हमारे मुल्क का पूरा कल्चर मौजूद है। आपने सुना और देखा होगा कि इलाज और मुआवजा मुख्तलिफ़ किस्म का होता है। एक जिस्मानी तौर पर करते हैं, एक रूहानी तौर पर करते हैं। असल में ये रूहानियत है क्या और ये हमारे अदब में क्या मकाम रखती है? नाज़रीन, ये रूहानी तरीका इलाज ऐसा डिफरेंट इलाज है कि जो आपके रूहों से संगम करता है, मिल जाता है, सुरों को मिला देता है। इसमें वो सच्चाई मौजूद है जिसे हम कहते हैं कि आपके ईमान की वो ताकत मौजूद है जिससे ना सिर्फ ये कि आपका जिस्म सेहतियाब होता है बल्कि आपका जिस्म और दिमाग फ्रेश हो जाता है और अपने अल्लाह की तरफ, रूहानियत की तरफ, और जिसे हम कहते हैं कि इरफान मिलता है इंसान को, वो जज्बा जिसके लिए हम और इंसान दुनिया में मौजूद हैं। जो हम इबादत हम करते हैं अल्लाह की, हमें कुछ ना कुछ ऐसे सुरों की ज़रूरत होती है, कुछ ऐसे अफ़ाल और कामों की ज़रूरत होती है सच्चाई के साथ, जिनको हम अपना के अपने अल्लाह की तरफ पहुँच सकते हैं। इसकी मुख्तलिफ़ मंजिलें होती हैं, तो हम वो मंजिलें जो आज एक कुछ डिस्कस करेंगे यहाँ पर। नाज़रीन, डॉक्टर इलाज करता है और रूहानियत जो है वो भी इलाज इस हवाले से करती है कि हमारे जिस्म जान को फ़र्ज बख्शती है। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ जो सुर और संगीत की जो दुनिया है, बड़ी अजीब दुनिया है। एक तरफ तो ये इसमें ऐसे सुर हैं कि जो आपको और हमें, हम जब सुनते हैं तो बहुत महसूस होते हैं, और बाज़ औक़ात जब हम उनको सुनते हैं तो हम ये पूछते हैं कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। एक ऐसा सुर भी है नाज़रीन जिससे पानी में आग लग जाती है, और ऐसे सुर में हैं जो पर्दे जल जाते हैं, कपड़े जल जाते हैं, और ऐसे सुर भी है जिनसे बीमार है शफ़ायाब हो जाता है। कैसी अजीब व गरीब बातें हैं। इसमें कोई दवाई इस्तेमाल नहीं हो रही, सिर्फ आपकी फ़नकाराना सलाहियतें जिसमें आपकी रूहों का दखल है वो शामिल होती है। तो नाज़रीन, आज हमारे पास वो फ़नकार मौजूद हैं जिन्हें आप देख के इंतहाई महसूस होंगे। हमारे मुल्क का कीमती असासा है ये जनाब हसन जान वारसी। ये कथक डांस के मास्टर हैं। ये इनकी बड़ी खूबियाँ हैं, इनका पूरा एक सिलसिला है इनका, आज हम उसको भी डिस्कस करेंगे यहाँ। और दूसरे हमारे पास एक सिंगर मौजूद है, नासिर जहाँ ज़ेब साहब। ये भी अपनी मिसाल आप हैं, मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों में आप देख चुके हैं, और इंशाअल्लाह अब हम जो है इनसे आपकी मुलाकात करा दें। हसन जान वारसी साहब, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ दोस्तों, आप कैसे? ठीक ठाक है। ये रूहानियत जो है और आपके कथक डांस के हवाले से ये क्या, इनकी कम्बिनेशन क्या है, ये ज़रा बताइए मुझे थोड़ा देखिए सा। जी, हम जो अपने रक्स को अगर हम फील्ड में करते हैं वो ये है जी कथक। कथा सो कहे कथक, यानी कि क्लासिकल के मायने इल्म आलिया, आला इल्म। एक ये आला इल्म की मिसाल दी गई है ना, जैसे कि हज़रत नज़ीर अकबर आबादी साहब कह चुके एक कथक के लिए कि क्या उन्होंने कहा है फ़ुकरा की शान, उसके चंद मिसरे में मैंने अपनी फिल्म में भी कहा है कि क्या इल्म इन्होंने सीख लिया, क्या इल्म इन्होंने सीख लिया जो बिन लिखे को जांचे हैं, बात नहीं जो मुंह से निकली बिन होठ हिलाए बाँचे हैं, दिल इनके तार सितारों के, हाथ इनके तबल कमाचे हैं, जो बेगत बेसुर ताल हुए बिन ताल पखावज नाचे हैं। तो बात ये जी, अब आ जाए तसव्वुफ़ की तरफ। तो तसव्वुफ़ हम जो इसमें कहते हैं उसे कहते हैं हम सूफ़ी सोल, जो अंग्रेजी में कहते हैं सूफ़ी सोल। ठीक है जी। अब तसव्वुफ़ में एक बात हमने कर दी, मिसाल के तौर पर बड़ा अच्छा बड़ा मशहूर कलाम है हज़रत अमीर खुसरो के हवाले से। कहा जाता है कि जी उनका कलाम है, कलाम असल में ये है हज़रत बेदम शाह वारसी का, छापती रख सब छीन ली नीरे मुँह से नैना मिलाएगी। तो वो बात तसव्वुफ़ की हो रही है। अब उसमें हम कथक में रहते हुए, अब जब हम तसव्वुफ़ में कोई चीज़ कर रहे होते हैं, यानी कि सूफियाना कलाम,
तो उसमें कोई ठुमका नहीं चलता है, उसमें कोई गर्दन नहीं चलती है। वो तसव्वुफ में रहते हुए आपने उसको परफॉर्म करना होता है, आपने वो इकसाम परफॉर्म करनी होती है जो देखने वालों को लगे। मिसाल के तौर पर वो कह रहे जी, गोरी गोरी बैया में हरी हरी चूड़ियाँ, तसव्वुफ की बात है कि अपनी छाप बनाई के जब मैं पी के पास गई, जब छप देखी पी होगी मैं तो अपनी भूल गई। वाह वाह वाह, मदोशी हो तसव्वुफ आरिफाना। हाँ हाँ, माशाल्लाह। जनाब बहुत खूबसूरत गुफ्तगू हो रही है हसन साहब। ये नासिर जहाँजेब हमारे पास मौजूद है। नाज़रीन, जहाँजेब आप ये इसको किस नज़र से देखते हैं? आप जो गुलकारी करते हैं माशाल्लाह, आपके गाने बेइंतहा मशहूर हैं और फिल्मों में भी आए, एक अरसे से आप माशाल्लाह गुलकारी कर रहे हैं आप, तो इसको अपने आप से कैसे जुदा पाते हैं आप? सर पहली बात तो यह है कि डॉक्टर साहब मौसीकी जो है वो रूह की ग़िज़ा है और हर इंसान में ये रूह जो है मौजूद होती है। कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको कैच कर लेते हैं। अच्छा, मेरा मौसीकी से वास्ता यूँ है कि मैं बहुत छोटा होता तो मैं वहाँ सिंगरों को सुनता था कि बड़ा मज़ा आता था मुझे। तो यार ये गा रहे हैं, लोग तालियां बजाते हैं फंक्शन में और बड़ा इनका नाम होता है, मशहूर होते हैं ये, तो मैं क्यों ना इस फील्ड को अपनाऊं। तो मैं सबसे पहले मेरे उस्ताद थे मेहंदी हसन खान साहब के बेटे इमरान हसन। उन्होंने एक वो खोला था, एकेडमी खोली थी, उसका नाम था ईस्टर्न स्टूडियो। उसमें मैंने दाखिला लिया था। तो इमरान भाई आजकल अमेरिका में होते हैं और उन्होंने मुझे सिखाया। अच्छा, उस वक़्त ये होता था गाना याद नहीं होता था, गाने को हम डायरी में लिखते थे और उसको देख के गाते थे, इतना कॉन्फिडेंस नहीं था हमें। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा होता था कि कभी ऐसा गाना गा रहे होते थे तो लोग बोलते थे यार ये क्या गा रहा है यार, कान बंद कर लेते थे कुछ। उस वक़्त हम नए थे, तो उसको जब हमने सीखना शुरू किया तो बड़ा मज़ा आया। अब जितने हम उसके डीप में जाते रहे तो वो मौसीकी उतनी ही मुश्किल लगती गई। अभी भी हम मतलब प्रॉपर नहीं है, अभी भी हम सीख ही रहे हैं और जब तक हम जिंदा हैं उस वक्त तक हम सीखते ही रहेंगे, इसकी कोई मियाद नहीं है। सही। ये जो आपने मौसीकी सीखी आपको, तो आप इसमें ही किन चीज़ों से इंस्पायर हो रहे थे कि आप आगे बढ़ते चले जा रहे हैं? देखिए, ऐसा भी होता है कि कोई चीज़ आपने ये सीखी और आपको मज़ा नहीं आया, आपने छोड़ दी फील्ड, आगे निकल गए, लेकिन आप में कुछ ऐसे इंटरेस्ट पैदा हो गया कि आप उनको सीख रहे हैं और माशाल्लाह उसको आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या था वो? क्या सुरों से मोहब्बत थी या शायरी से आपको मोहब्बत थी? क्या था वो? देखिए, पहले की जो मौसीकी थी ना और पहले की जो शायरी थी वो बहुत ही डिफरेंट और बड़ी मज़ेदार होती थी। उसको सुनने में और उसको गाने में बड़ा मज़ा आता था। और आजकल की जो मौसीकी है तो वो मतलब सिर्फ देखने के काबिल है, सुनने के काबिल नहीं है। आप सिर्फ उसको देख सकते हो, आप उसको रूह में नहीं उतार सकते आप। और पहले की मौसीकी ये होती थी कि उसको रूह में भी उतार लेते थे। आपका दिल चाहता था कि मैं ये गाऊं, ये गाना परफॉर्म करूं। अब मैं किसी शो में जाता था या किसी फंक्शन में जाता था तो गाने की फरमाइशें आती थी। कुछ लोग ऐसे होते थे जिनको पुराने गाने भी बड़े पसंद थे। तो आजकल के जो गाने हैं वो तो बड़े अजीब टाइप के हैं। तो वहाँ फरमाइश आती थी कि यार फलाना ये गीत सुना दीजिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप पुराने गाने गाते हैं? पुराने भी गाता हूँ, आप नए भी कितने गाता हूँ। पुराने हैं आप? मैं 86 से सर ये काम मैं कर रहा हूँ। अच्छा, तो 86 तो ज़्यादा नहीं है। आप तो पता इससे पहले मेहंदी हसन साहब ये सब उससे पहले के हैं, नहीं तो आपका दौर तो बहुत ज़्यादा पुराना नहीं हुआ। नहीं, तो इमरान मेहंदी साहब ने जब एकेडमी खोली थी तो ये 84 में खोली थी। तो अच्छा। 86 में मैंने उसमें एडमिशन लिया था। कौन सा गाना था आपका पहला जो आप पसंद करते हैं आप, या मैंने जो मुकेश साहब पॉपुलर का, भी हुआ? हाँ, मुझे एक गाना बड़ा पसंद है। देखिए, मुकेश साहब का था एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। मैंने एक महफिल में इसको परफॉर्म किया, वहाँ बहुत दाद मिली, वंस मोर की आवाज़ आई। वो उस वक़्त हमारी उम्रें ऐसी थी कि वो हमारी टोन जो थी वो उससे एडजस्ट करती थी। तो फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता गाना शुरू किया। फिर मैंने पाकिस्तानी गाने भी गाए। फिर आजकल जवाद भाई हैं, जवाद अहमद साहब, अबरारुल हक साहब, इनके गीत गाना शुरू कर दिए। ज़्यादातर जो शादी ब्याह में फंक्शंस होते हैं उसमें
आपको पता है कि शादी ब्याह के गाने चलते हैं ये सही। आजकल ये जवाद साहब माशाल्लाह और काफ़ी अर्से से काफ़ी पॉपुलर हैं, अब तो माशाल्लाह खैर वो भी ओल्ड हो रहे हैं, तो कोई है ऐसा गाना गुनगुना सकते हैं हमारे नाज़रीन, ज़रा थोड़ा सा महसूस हो। उच्चियां मजा जानी आख गई, देखो जे कुड़ी आज हार गई, तेरी सौ ढोला मर जावांगी मैं, जे तेरी मेरी गल्ला बनी। ये गाना मुझे इतना पसंद आया था और इस गाने को मैंने बड़ी मुश्किल से और क्योंकि मेरी लैंग्वेज नहीं है पंजाबी, मैंने इसको बड़ी मुश्किल से याद किया और जब मैंने इसको परफेक्ट याद किया उसके बाद जो मैंने गाया तो मुझे बड़ा मज़ा आया। तो फिर मैंने और जो दूसरे जब जैसे सिंधी हैं गाने, बलोची हैं, तो ये फिर मैंने ज़बानों में गाने सीखना जो नहीं आती थी तो मैंने वो हमारे कुछ सिंगर हैं, बलोच भी हैं, सिंधी भी हैं, उनसे मैं पूछता था यार ये तलफ़ुज़ क्या है, ताकि अगर मैं कहीं परफॉर्म करूँ वो तलफ़ुज़ गलत ना आए। तो फिर वो मुझे बताते थे कि यार ये ऐसा है, इसको ऐसे कहना है और इसको ऐसे कहना है। तो ये है। हाँ, हम आज से आपसे गुफ्तगू जारी रखेंगे और आपसे पूछेंगे कि इस सिलसिले में आपकी कोई ऑडियो कैसेट भी आई है या नहीं आई है, ऐसे बात करेंगे। हम वापस आ रहे हैं खान साहब की तरफ, हसन जान साहब, आपकी जो ये जो आज़ा की शायरी है, आज़ा का जो इसमें जो स्पेशली जो कथक डांस है, ये इसकी नोयत क्या है, ये कहाँ से इंस्पायर हुआ है, ये क्या है इसकी? देखिए जी, बात ये है कि कथक जो है, अगर उसको मैं उर्दू अदब में कहूँ तो ये है फितरत की अक्कासी, दुनिया की इशारों की पहली ज़बान, इशारों की ज़बान। तो आज हम वही कर रहे होते हैं, फितरत की अक्कासी बयान करने वाले को कथक कहा गया। फितरी बात कर रहे हैं ना, मैं तुम। अच्छा, अब मेरे जो हाथ के इशारे ना, मैं उसी तरह हूँ, कहाँ से आ रहा है मेरे जो हाथ के इशारे, सिर्फ हाथ के इशारे बता रहे हैं। तू, तुम, आप, फर्क है। तू, तुम, आप, डिफरेंट हो गया, ठीक है ना। चुनरी दुपट्टा चादर, आँख नैन नजर, हाथ कलाई और बैयाँ, पाँव पैर कदम। अब ये आया कहाँ से, इकसाम तो उसकी बहुत सारी हैं। तो ये असल में सारा जो हो जाता है सैयद वाजिद अली शाह साहब, उन्होंने मुग़ल कोर्ट में करके उसको किया, वरना तो भारतनाट्यम भी है, मनी आतरम भी है, मणिपुरी है, कुचिपुड़ी है, मनी आतरम है, ओडिसी है ना, चाओ है, कथकली है। लेकिन कथक जो है ना वो सबसे मकबूल फॉर्म है परफॉर्म करने के लिए। आप जितनी भी चीज़ें देखते हैं, गज़लें, ठुमरियाँ, जो भी है, अब फिल्मों में भी, हिंदू या पाकिस्तान में जो भी देखते हैं, तो वो सारी कथक में ही बनी हुई है। क्योंकि भरतनाट्यम का पोस्चर, बॉडी पोस्चर अलग है, भरतनाट्यम का फुटवर्क, खड़े होने का अंदाज अलग है। अच्छा खासा एक बात देखी गई है कि ये जो आपका राग कथक है, ये हमने भी देखा बहुत सी फिल्मों में और इस चीज़ पे भी देखा, ये इसमें आवाज़ नहीं होती, साउंड नहीं होती, इससे म्यूज़िक और आज़ा जो है वो मूव करते हैं और लोग समझते हैं और वाह भी करते हैं। तो क्या ये इंस्पायरेशन क्या है, इसमें साउंड होता ही नहीं है या सिर्फ आज़ा ही पूरी शायरी है? नहीं जी, बात ये है कि देखिए हर चीज़ में जिद्दत आ गई है, ठीक है ना। पहले रेडियो होता था, फिर टीवी आ गया, फिर एलसीडी आ गया, कंप्यूटर आ गया, अब तो मोबाइल आ गया, पता नहीं कितनी चीज़ें आ गई। जिद्दत इख्तियार कर ली ना, लेकिन यहाँ पर काम बहुत कम होता है, लेकिन जिद्दत इसमें भी है। अभी जैसे इन्होंने नासिर भाई ने जो गाना छेड़ा है, इसका मतलब ये नहीं इस पर लौंडे ही नाचेंगे, लड़के ही नाचेंगे तो गाना होगा, ऐसा नहीं है। इसमें भी हम जिद्दत कर सकते हैं, जिद्दत आ सकती है इसमें भी। अब मसला ये है कि इसको कर दिया महदूद, इसका जो डाउनफॉल हुआ ये इसको कर दिया महदूद, कुछ लोगों ने या इतना मुश्किल कर दिया इसको, ये बहुत मुश्किल है भाई। हाँ, हालांकि होना तो ये चाहिए कि इसको आसान तरीन होना चाहिए था सर, मैं यही कह रहा हूँ, ईजी होना चाहिए था जी, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि इतना मुश्किल कह के इतना मुश्किल कर दिया कि अब लोगों को यहाँ लाना बड़ा मुश्किल हो गया। नासिर साहब, हमारे साथ भी एक मुश्किल है और वो है वक्फ़ा, तो हम वक्फ़े की तरफ जाते हैं और आके फिर इस सिलसिले गुफ्तगू वहीं से शुरू करते हैं। नाज़रीन, एक वक्फ़े की तरफ जाते हैं।
नाज़रीन, एक दफ़ा फिर हम वहीं से अपने सिलसिले गुफ्तगू को शुरू करते हैं जहाँ से हमने मुनक़ता किया था। हमारे पास हसन जान वासी साहब थे, कथक डांस मास्टर हैं ये, और दूसरे नासिर जहाँ ज़ेब साहब हैं, ये एक सिंगर हैं और बड़ी सलाहियतों के मालिक हैं। हम इनसे तरफ इतना आज फिर पूछेंगे ये कि ये आपकी सरपरस्ती कौन करता है यहाँ पर? सर एक्चुअल मसला ये हुआ कि मैं जब नया नया आया था उस वक्त मेरी शादी नहीं हुई थी। अच्छा अच्छा, अच्छा अभी कुछ तो हो मेरे- गई है शादी? हाँ अब जी, चलो माशाल्लाह शुक्र। मेरे बच्चे भी जवान हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, अब तो नहीं इंटरेस्टेड आप? सही है, बस काफ़ी है माशाल्लाह। चलिए ठीक हो गया। तो डॉक्टर साहब कहने का मतलब ये है कि वहाँ उस वक्त हमारे कुछ मोहसिन दोस्त थे जो अच्छे ऑर्गेनाइज़र थे सही। और अच्छे होस्ट थे, उन्होंने मुझे सपोर्ट की, अच्छा वो फंक्शंस वगैरह मुझे देते थे। फिर मेरी शादी हुई तो मेरे जो ससुर हैं वो पाकिस्तान के बड़े नामवर कॉमेडियन अच्छा। माने जाते थे और बहुत बड़े पाकिस्तान के ऑर्गेनाइज़र माने जाते थे, सलाउद्दीन तूफ़ानी। हाँ, ये सलाउद्दीन तूफ़ानी साहब, जी जी, बड़ा मशहूर नाम है। जी ये इस्माइल तारा साहब, ये उनके सारी जी कम्बिनेशन जी, रखते थे। आपका क्या रिश्ता है इनके साथ? मैं उनका दामाद हूँ बड़ा। अच्छा अच्छा, जी। माशाल्लाह। और सलाउद्दीन तूफ़ानी के बारे में ये बताऊं कि वो पाकिस्तान के पहले कॉमेडियन थे जो हिंदुस्तान में जाके उन्होंने कॉमेडी की अच्छा, और वहाँ की हुकूमत ने उनको बड़ा सराहा। माशाल्लाह। और उन्होंने जो शोज़ पाकिस्तान में किए और पाकिस्तान से बाहर किए वो अलग ही नौइयत के और बड़े हाई लेवल के शोज़ थे। उसमें हमारे इश्रत लिबास साहब अच्छा, जो गवर्नर सिंध थे, आपका गवर्नर जो जो था। आर्टिस्टों के बड़े मेहरबान थे और आर्टिस्टों को बड़ा प्यार भी करते थे क्योंकि वो खुद भी एक म्यूजिशियन थे पहले। वो बिल्कुल बहुत अच्छा गिटार प्ले बिल्कुल, हमने करते देखा उनको, एक परफॉर्मेंस थी लंदन में, उन्होंने गिटार के साथ की थी थोड़ी सी। थे। वो गिटार भी बहुत अच्छा प्ले करते थे और गाते भी बहुत अच्छा थे। अच्छा। जी, तो हमने भी उनके साथ परफॉर्म किया है। बहरहाल उनका बड़ा प्यार था। उन्होंने उनके सामने पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल में मैंने पहली दफ़ा डॉक्टर साहब इशरत लिबास साहब बैठे हुए थे, उनके सामने मैंने परफॉर्म किया और बड़ी अच्छी तरह मुझे याद है कि मेरे साथ एक प्रॉब्लम हुई थी। मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो मेरा एक टांग का मसला था, तो मैंने उनसे डिस्कस की थी। तो उन्होंने बोला तुम करते क्या हो? मैंने सर मैं सिंगर हूँ। तो अच्छा, तो मैं तो आज यहाँ आया हूँ तो कुछ सुना रहे हो? मैंने वहाँ उनको गाना वगैरह सुनाया। तो उन्होंने दूसरे दिन मुझे गवर्नर हाउस बुलाया। अच्छा, सेकंड डे वाह। मैं सेकंड डे गया हूँ तो उन्होंने मुझे प्यार व्यार किया, मुझे बैठाया अपने साथ। फिर उन्होंने मुझे एक चेक दिया 1 लाख रुपए का अच्छा, माशाल्लाह। और एक लेटर दिया जो डॉक्टर मोहम्मद अली शाह के नाम था, जिसमें मेरा ऑपरेशन के बड़ा खर्चा था उसके अंदर 7 लाख 7.5 लाख रुपए का। अच्छा, तो वो मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ। वाह वाह वाह, माशाल्लाह। तो मुझे एजाज़ हासिल है। जनरल मुशर्रफ साहब के सामने भी मैंने परफॉर्म किया है। मैंने पाकिस्तान आर्मीज़ के बहुत शोज़ किए हैं, मुझे सर्टिफिकेट दिए गए। आर्मी डिफेंस के मेरे पास सर्टिफिकेट हैं, PNS दिलावर के मेरे पास हैं, PNS बहादुर के मेरे पास हैं। मैंने बहुत जगह बड़ी बड़ी जगह परफॉर्म किया। फिर मुझे एक शौक़ हुआ, मैंने बोला यार मैं गुलकारी के साथ साथ कुछ हमारे ऐसे दोस्त हैं जो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर है ड्रामे के। बोले यार तुम ड्रामा क्यों नहीं करते हो? तो मैंने बोला यार मेरे को तो एक्टिंग का तो पता नहीं है, मुझे एक्टिंग का शौक भी नहीं है। कहने लगे तुम करो तो सही। उन्होंने मुझे कराया। तो फिर मैंने जो ड्रामे स्टेज प्ले किए, टेलीविज़न प्ले किए, तो सबसे पहले टेलीविज़न प्ले मैंने किया था मरहूम तनवीर जमाल साहब का, अच्छा, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। उनका या। गन पॉइंट एक चला था सीरियल जो ZTV से भी चला था, उसमें मेरा मेन रोल था। अच्छा, तो उसके बाद मैंने कल्लू मल्लू सल्लू किया, मेट्रो TV से मैंने किया। फिर मैंने मोइन भाई की फिल्म की मिस्टर K2, अच्छा, उसमें मैं ASI बना था। अच्छा, तो उसके बाद मेरे को उमर भाई के मैंने बेइंतहा ड्रामे किए, स्टेज प्ले, रोल छोटे किए मैंने। और मोइन भाई के मेरा एक ड्रामा रिलीज़ हुआ था बेबिया मोइन अख्तर, अच्छा, वो मैंने किया। उसके अलावा मैंने बेइंतहा रंगीला साहब के साथ मैंने काम किया, शफी मोहम्मद साहब के साथ काम किया। तो मुझे ड्रामे में भी बड़ा मज़ा आया, अच्छा, एक्टिंग में भी बड़ा मज़ा आया। अच्छा, एक्टिंग में होता यह है कि गाना जो होता है, गाने के अंदर पहली बात तो यह है कि जब आप कोई चीज़ गा रहे हैं तो गाना ही सब चीज़ नहीं होता है, गाने के अंदर एक फीलिंग्स भी होनी चाहिए।
जो चीज़ आप बोल रहे हो तो उसको क्या बोल रहे हैं वो तो बताएं आप। सही। अच्छा, हम लोग गाते हैं ना तो वो बस गा देते हैं, तो ये गाने का तो बड़ा बड़ा रूह की ग़िज़ा से बड़ा ताल्लुक होता है। बिल्कुल। तो एक्टिंग में भी यही है। नासिर साहब, हमारे पास एक बड़े फनकार हसन जान साहब मौजूद है, और आपने जैसे कहा कि फीलिंग्स जो है, जी जी और फीलिंग्स ही वो आज़ा हैं जी जी जो मूव करते हैं, जी जी। और हमारे पास मौजूद है। ये क्या फरमा रहे हैं ये इस आज़ा के लिए कि अगर ये फ़र्ज कर लें कोई हम ये कोई गुनगुनाते हैं ये, तो आप उसको ज़रा चेंज करके दिखाएं कि आज़ा उसको क्या रिप्रेजेंट करते हैं। जी, जैसा कि मैंने भी पहले कहा था कि जिद्दत, जिद्दत जी। कि कथक आम आदमी की समझ में आए। सही। जो हम बात करना चाह रहे हैं ना वो सबकी समझ में नहीं आया, सबकी समझ में आया। वरना तो होता क्या है एंड में, वो तो ने थ्रिलिंग करनी है तत्कार की, तब सबने ताली बजा दी है, वाह 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 वाह, ये समझ में आया है। बाकी उससे पहले जो सब कुछ होके गया है ना वो सब कुछ समझ में नहीं आया। बिल्कुल। तो वो जिद्दत हम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अभी जैसे अभी आपने वो गाना छेड़ा था, अब कोई सा भी गाना आप गाएं, मैं मिसाल फॉर एग्जाम्पल, कोई एक फिर उसके बाद मैं आपको बताऊं कि अदब में हम इसको किस तरह कर सकते हैं। नासिर भाई आप गाएंगे जरा कुछ भी। दिल को जलाना हमने छोड़ दिया, छोड़ दिया। धा करते धूम करते धा तिथि कथा कथी किने धा 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 ते धा। वाह। फिरते थे मारे मारे तेरी गली में प्यारे। तकड़े तकड़े धिन धिन तकड़े तकड़े धिन धिन तकड़े तकड़े धा धा। वाह वाह वाह। तो बात ये है कि हाँ। ये जिद्दत है। अब मिसाल के तौर पर अदब के अंदर किस तरह हो सकता है इसको, इंडिया की एक शायरा हैं देवी रूप कुमारी जी, हाँ, उन्होंने कुछ उनके 4 लाइन में आपके सामने पेश करना चाहूँगा। उन्होंने कहा है कि अच्छा, मैं बताना भी चाहूँगा कि लोगों को पता चले कि क़यामत का मतलब क्या है जी, एंड। ठीक है, जब हम गाना बजाना ख़त्म करते हैं क्या करते हैं, डडडं डडडं डडडं, यानी कि तिहाई। तिहाई एक चीज़ को 3 बार कहने को तिहाई कहते हैं। तिहाई मार के वो गाना ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, ऐसे ही ना भाई। अच्छा जी, अब वो कह रही हैं कि इधर ये शौक़ के दीदार हुस्न यार करो, इधर ये शौक़ के दीदार हुस्न यार करो, ताकता था ने धाधा खिड़ाने था, उधर ये जिद के तकाजा न बार बार करो, दिन ताकते दिन दिन धाकर तक तक धाती था। सवाल था कि निगाहों की मुझको भीख मिले, तकड़े तकड़े दिखे दिखे तकड़े तकड़े दिखे दिखे तकड़े तकड़े था। मिला जवाब कि क़यामत का इंतजार करो, तिलके तक धाता था, तिलके तक धाता था, तिलके तक धाता था। वाह 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 वाह। क़यामत का मतलब एंड। अब ये तसव्वुफ की बात है। बात किसकी हो रही है, बात कहाँ हो रही है कि दीदार हुस्न यार करो, इधर यजीद के तकाजा न बार बार करो। सवाल था कि निगाहों की मुझको भीख मिले, और मिला जवाब के क़यामत का इंतज़ार करो। क़यामत का तो मतलब है कि खात्मा। तो ये अदब की है। अदब में हम किस तरह इसको आसानी से कर सकते हैं जो लोगों की समझ में आए। अच्छा, मसला पता है डॉक्टर साहब क्या है यहाँ पे बात ये है कि हमारे इस काम की खपत कम है बहुत। समझ लें कि हमारी हैसियत यहाँ पर ऐसे ही है जैसे रेगिस्तान में रहने वालों की, वहाँ पानी मैसर नहीं है। तो हम पानी इतना थोड़ा पानी होने के बाद बगैर पानी के भी हम जिंदा हैं। अगर पड़ोसी मुल्क को देख लें, वो तो समंदर है ना सर। तो हम तो हमारी हैसियत ये है कि जैसे हम रेगिस्तान में रह रहे हैं। बिल्कुल। तो आप आजकल जो है कोई हुकूमत की सतह पे या कोई ऐसी निजी कोई NGO ऐसी नहीं जो आपकी सरपरस्ती करती हो बाकायदा? मैं कोई कुछ नहीं है, सब झूठ है। अच्छा। सारे इदारे सारे जितने भी है ना, भले कोई भी सुन रहा है, सब झूठ है सर। अभी मैंने अभी अपना YouTube एक चैनल बनाया है। अच्छा। अब मैं सारी अपनी भड़ास में, सारा अपना फन में, सारा जो भी कुछ है ना, मैं उसके ज़रिए लोगों को मुंतकिल करना चाहता हूँ। सही। अच्छा, यहाँ सीखने वालों का भी, बच्ची टिकटॉक तो बना लेगी, लड़का टिकटॉक तो बना लेगा, लड़की मेहंदी में डांस कर लेगी, नाना अब्बू भी ताली बजाएंगे, दादा अब्बू भी ताली बजाएंगे। अगर वही बच्ची कह देगी दादा अब्बू मैं सीखना चाहती हूँ ना, बुरी बात है ना। तो बात ये है कि वो टिकटॉक तो बना रही है, अब तो हर घर में फैल गया है। लेकिन जहाँ फ़न को लेकर चलने की बात है, ये हमारी जिम्मेदारी थी। हमें बुज़ुर्गों का इल्म है, थोड़ा बहुत जो भी आता है वो मैं बांटना चाह रहा हूँ।
और वो मैंने यूट्यूब का चैनल बनाया अपने नाम से, हसन जान वारसी कथक मास्टर के नाम से। लेकिन मसला कहने का ये है, देखिए जी, शहर को कला की ज़रूरत होती है, कला को नहीं। हम तो जहाँ खड़े होंगे वहाँ से दुकान बना लेंगे अपनी, सही। ठीक है ना जी। तो आप क्या समझते हैं, आपके पीछे लोग आ रहे हैं इस फील्ड की तरफ? आपके बच्चे हैं या आपके कुछ शागिर्द हैं? यानी अपने तौर पे कोई ऐसा काम हो रहा है कि ये जो फ़न है, हाँ। मार्फत का जो फ़न है, ये कायम रख सकें, ऐसा है कुछ? सर जी, मैं तो बहुत छोटा सा आर्टिस्ट हूँ। जो मुझसे पहले बड़े हैं ना, उनके पास भी कोई शागिर्द नहीं है। पहली बात तो ये शागिर्द लफ्ज़ तो हटाइए, शागिर्द लफ्ज़ तो ऐसे हटाते, अब कोई शागिर्द नहीं है ही नहीं है, इसमें। अब है स्टूडेंट। हाँ, स्टूडेंट है। अब है स्टूडेंट। शागिर्द पता है किसे कहते हैं? शाह के गिर्द रहने वाले को शागिर्द कहा जाता है। वाह 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 वाह, क्या बात। वाह। यानी कि उस्ताद को दर्जा दे दिया हाँ। शाह का, शाह के गिर्द रहने वाले को रहेगा शागिर्द कहा जाता बिल्कुल, है। बिल्कुल। शागिर्द कहाँ रहे अब? कहाँ रहे? बिल्कुल। हाँ जी, सही कह रहे हैं, बिल्कुल। कहाँ है शागिर्द? कोई शागिर्द वागिर्द नहीं सर। या। अब तो ये कमाई का एक जरिया बन आप गया ना। क्या समझ रहे हैं, ये फ़न जो है आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ रहा है पाकिस्तान में स्पेशली? जनाबे वाला, जो तबले बजाते थे ना, हम तबले वालों को पहले दिया करते थे 1500 तो 1000 रुपये। आज कम से कम तबले वाला बेचारा वो ले रहा है 10,000 रुपये। उसकी वजह ये है, तबले बनाने वाले भी थोड़े रह गए, तबले बजाने वाले भी थोड़े रह गए। अभी एक वक्त ऐसा आएगा चंद सालों में कि जिसके पास हारमोनियम होगा ना, घंटे की चला कर उसको बहुत पायल अमीर नाम आदमी का। समझा जाएगा। बिल्कुल, हारमोनियम है हाँ, इसके वो पास। मैंने जिसके भी पास देखा तबला था। होगा ना, और उस उसको वक्त तो समझा यही जाएगा बात थी कि बड़ी हैरान नायाब और चीज़ परेशानी पड़ी कि तबला एक होता कि था क्या किसी मार्फत, ज़माने में। उससे क्या रूहानियत वो वाली मिलती बात हो थी। जाएगी। आदमी देखता था तो मदहोश हो जाता था। लेकिन हमने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता ये सब जो है वो ओझल हो गए। और फिर मेरी आपसे मुलाकात हुई और मैं माशाल्लाह हमने आपका इंटरव्यू किया। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप आपके साथ जो और जो फ़नकार हैं लोगों के साथ, आप उनसे भी रब्ता करें। अच्छा, ये तो आपकी मोहब्बत है जानवारसी साहब। फिर वही मसला हमारे साथ आ जाता है वक्फे का, फिर हम वक्फे की तरफ जाते हैं। नाज़रीन, वक्फे बाद हम दोबारा हाजिर होकर वहीं से अपने सिलसिला गुफ्तगू को शुरू करें। नाज़रीन, हम अपने सिलसिले गुफ्तगू को वहीं से शुरू करेंगे जहाँ से हमने मुनक़दा किया था। बहुत खूबसूरत बातचीत हो रही थी हसन साहब के साथ, और हम उस घराने तक पहुँच चुके थे जिसका हमारा मकसद था। यानी ये जो कथक डांस है, ये जो रवायात है, ये कहाँ से चली और अब ये कहाँ तक पहुँच रही हैं। जी, आप तानसेन तक पहुँचे थे, तानसेन साहब तक, तो उनके तो बड़े वाक़यात हमने नहीं, सुने हैं कि वो बात ये हो रही पानी थी। में आग लगा देना जी, और जी, जी, पर्दों में सर, करना, ये वो- सब, ये इंसान थे क्या थे ये, मतलब ये कैसे कर रहे थे ये सब सर कुछ? ये इंसान भी थे क्या रूहानियत की किस मंजिल और पे थे ये अल्लाह के वली भी थे। माशाल्लाह। क्योंकि मैंने अपने असातिज़ा को भी वज़ू करते हुए देखा है कि बिना वज़ू के वो तबले पे नहीं बैठा करते थे। वाह 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 वाह। 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते थे। ठीक है, देखिए जी, जिस सीट पर आज आप है ना डॉक्टर, मेरी वालदा तो मुझे ये बनाना चाहती थी, लेकिन मेरी वालदा जिंदा होती, मैं कहता देखो डॉक्टर तो खुद मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। वाह वाह माशाल्लाह। एक आर्टिस्ट जो है ना, ये जो फनकार है ना सर, ये मैंने कहा ना फ़कीर होता है। फ़कीर वो वाला नहीं जो फुटपाथ पे, ये वो फ़कीर होता है सर। इसे पैसा नहीं चाहिए होता सर, सही, इसे लोगों की मोहब्बत चाहिए होती है सर, बेशक बेशक, प्यार चाहिए होता है। बिल्कुल ये प्यार का भूखा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये आपके सामने हंसा रहा होता है कि वो कहते हैं ना जी, अल्फाज है ना जी वो, कि उनकी पलकों पर भी हल्की सी नमी होती है, बात करते हैं जो औरों को हंसाने के लिए। वाह वाह, ठीक है जी। बिल्कुल ऐसे तो ही। बात ये है कि वो तानसेन साहब, खासा तानसेन जो थे वो सम्राट, 4 सम्राट मैंने सम्राट बताया। से तो बिल्कुल। ठीक है जी। जी जी। तो इसी तरह जो बात हो रही थी जयपुर घराना, लखनऊ घराना, अब इसमें यहाँ पाकिस्तान में जो थोड़ा बहुत काम पहले हो गया सर, हो गया। अगर हुकूमत पाकिस्तान, ख़ास तौर से सिंध हुकूमत और हमारे वो इदारे बशमूल आर्ट्स काउंसिल, अगर इन्होंने नहीं संभाला ना सर, मैं पूछना चाह रहा हूँ अभी कितने लोग हैं मेरे बाद भी, या और जितने लोग हैं, कितने लोग हैं कल को कुछ बात अगर हो जाए, कोई तहाइफा आ जाए, तो बात करने वाले, काम करने वाले हैं कितने लोग। और मैंने बताया ना आपको कि थोड़े दिन में ऐसा हो जाएगा, ये तबला भी नायब हो जाएगा, नायब हो जाएगा। ये बाजा भी नायब हो जाएंगे।
बजाने वाले भी नायब हो जाएंगे सर। सही बात। अच्छा, तानसेन साहब का वो वाक़या तो बताइए कि वो कैसे वो पर्दों में आग लगी और क्या था ये मुख्तसर ज़रा। सर वो तो मौसीकी के हवाले से लोग हमारे सुनना चाहेंगे, क्योंकि इस किस्म की गुफ्तगू बड़ी कम होती है हमारे अच्छा मीडिया सर, पे। वो असल में देखिए मेरा काम है ताल का, नाच का, सही। लेकिन मेरे भाई बैठे हुए यहाँ पे, नासिर भाई, तो इनके तवस्सुस से मैं वो सुनाना चाहूँगा सही है। कि वो वाक़या ऐसा है, मेरे उस्ताद ने बताया था कि वो सम्राट कैसे गुजरे, सही है। सम्राट का तानसेन खिताब सम्राट साहब। कैसे कैसे मिला। तो मिला ऐसे जी, वो एक वाक़या है कि तानसेन सम्राट को बादशाह अकबर ने कहा कि पता करो कि मेरे से भी ज़्यादा कुछ सुनने वाला है क्या, अच्छा सुनने वाला है क्या। तो तानसेन निकल के तलाश में, पहले लोग भी ऐसे हुआ करते थे, हुक्म बजा लाई, निकल के तलाश में। तो देखते हैं जी, जब जाते हैं ढूंढते हैं, काफ़ी दूर निकल गए तो पानी की प्यास लगी, तो देखा तो कुएं पे लड़कियां खड़ी हैं, पानी खींच रही हैं। तो कहा कि पानी मिलेगा पीने के लिए, उन्होंने पानी पिला दिया। सही। जो मेरे साथी ने मुझे बताया ना, पानी जब पिला दिया तो कहने लगी, वो हंसने लगी पानी पीने, जब उन्होंने पी लिया पानी, बेसुरा पानी पी गए। अच्छा, वाह, क्या बात क्या बात है। बेसुरा तो उनके कान खड़े हुए, क्या सुरीला भी पानी होता है क्या, हाँ हाँ हाँ। सुरीला पिलाओ और बेसुरा बताओ क्या। तो वो जो बताया है कि बेसुरा और सुरीला पानी, जब उसने बाल्टी से डोल से फेंका तो डोल की आवाज़ आई डुम, कहा ये बेसुरा पानी है। जब बाल्टी को ऐसे लहरा के लेके शर कर, कहा ये सुरीला पानी। पूछा किसकी बेटी हो, कौन हो तुम। तो दोनों मैंने अपने नाम बताए 12। तो वो फिर गई, पंडित की बेटियां थी वो, तो वो बाबा के पास अपने ले गई, बाबा ऐसे ऐसे, उन्होंने वाकई बताया जी ऐसा तुम्हें सुनने वाला चाहिए मुझे, क्या ऐसा कोई सुनने वाला है कि वाकई सुनने वाला हो, उसको गाना सुनना आता हो। ठीक है जी। अब वो जब गए पंडित से, वो ले गए एक साधु के पास। वो जब साधु की जब देखा, साधु चौकी पे बैठे हैं लंगोट बांध, क्योंकि फ़कीरों की चौकी ऐसी होती है, ऐसी होती है। सही। वो चौकी पे बैठे हैं। अब उन्होंने राग शुरू किया, और राग शुरू करने के बाद जब राग शुरू किया तो राग कोई वो था ऐसा था जिससे आग लग जाए, यानी कि राग दीपक ही होगा, रामाला राधेर भाई। तो राग दीपक, तो चौकी में आग लग गई ना। अच्छा, वाह। लेकिन उस फकीर को नहीं पता कि कहाँ आग लगी, कहाँ आग बुझी। वो देख लिया, तानसेन ने चले गए, बादशाह अकबर को कहा कि जी गाना सुनाना है मुझे आपको। वो समझ गए कि तलाश ख़त्म करके आ चुके हैं, शुरू किया, वही राग शुरू किया। तो बादशाह सलामत के पर्दे में इस तरफ आग लगी थी, महल के पर्दे में। तो आप बजा मुझे आग लगी, कहना बादशाह सलामत मैं ऐसी फ़कीर को देख के आ रहा हूँ, आपके तो महल के पर्दे में आग लगी है, उसकी तो चौकी में आग लगी थी, उसको होश ही नहीं था। वाह वाह वाह, बड़ी खूबसूरत। और ये मार्फत है, मैं समझता हूँ कि अप्रोच है, ये मार्फत की मंजिलें हैं ये। और अब जो आजकल जो ऐसा कुछ इस दौर में कोई ऐसा कहीं नज़र आया, उसके बाद कोई ऐसा कोई हमारा गुलकार जो म्यूज़िक में, मौसीकी की में सुना था कि जो हमारे मेहदी हसन साहब मरहूम थे, वो भी एक दफ़ा पानी पी रहे थे और गुनगुनाए उन्हें तो गिलास टूट गया उसका। तो ऐसा भी कुछ वाक़यात हुए हैं यहाँ? सर देखिए बिल्कुल, जैसे कि राग बहरवी है ना, राग बहरवी के बारे में एक उस्ताद थे, खास साहब थे। राग बहरवी टोटल फ़कीर रंग है जी। आप हीर सुन लें, सैयद वारिस अली शाह की हीर सुन, रहमतुल्लाह उनकी हीर सुन लें, जो लोग गाते हैं। वो उस ज़माने में एक बाजे वाले हुआ करते थे यहाँ पर, भूरे खां साहब, तो वो उनको शौक़ था राग बहरवी बजाने का, वो बजाया करते थे। फिर कहा करते थे यार काम तो आता ही नहीं मेरे पास, फारिग बैठा हूँ, सब जा रहे मैं नहीं जा रहा हूँ। तो किसी बुजुर्ग बाजे वाले ने, उस्ताद ने कहा जाएगा कैसे, हीर तो सुनना बंद कर। वाह वाह वाह। फ़कीर को ज़रूरत थोड़ी पैसों की, हाँ, तू तो राग ही वही सुन रहा है, तुझे क्या ज़रूरत पैसों की। वाह वाह। तो रागों में असर होता है, असर होता है। तो तालों में असर होता है। तो अब मसला ये सर कि आप सिखा क्या रहे हैं, लोग सीख क्या रहे हैं। ये हुकूमत का काम है, ना करें ना करें, लेकिन हम तो अपनी तरफ से काम कर रहे हैं, करते रहेंगे जब तक ज़िंदगी हमारी है, हम करते रहेंगे। अब मिसाल के तौर पर जी, जैसे मैंने कहा ना कि आपने कहा वो लखनऊ और जयपुर में, तो बात ये है
कौवा सुरती बुग दयानी, कौवा सुरती बुग दयानी, बैन कोयल बकता, अल बुहारी मंद गत्ती, 5 लक्षण कथ का। 5 खूबियाँ कथक में होनी चाहिए। कौवे की तरह चालाक, बुगले की तरह शातिर, बैन कोयल बकता, बात करे किसी को गाली भी दे तो ऐसा लगे कोयल बोल रही है। क्या बात है। अच्छा हसन साहब ये बताइए कि इन सब हालात के बावजूद जो आजकल आपकी गुज़र कैसे हो रही है? आपको मालूम है एक तरफ कोरोना गुजरा, एक तरफ ये सैलाब की परेशानियाँ हुई, लोग सिर्फ उस तरफ देख रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ ये और रिक्वेस्ट करता हूँ हुकूमत से भी, एनजीओ से कि उन्हें सब तरफ देखना चाहिए, उन्हें आपकी तरफ भी देखना चाहिए, हमारे जो सिंगर की बिरादरी है, जो लोग हैं, उनकी तरफ भी देखना चाहिए। तो क्या किसी की तवज्जो आपकी तरफ हुई है और आपके क्या आजकल हालात जा रहे सर जी मैं तो चाहता हूँ मेरी तरफ तवज्जो इस फन से इश्क करने वालों की हो। ना मुझे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का शौक़ है, ना मुझे आज सितारा इम्तियाज़ का शौक़ है, ना मुझे तमगा शुजात का, मुझे किसी का शौक़ नहीं था। मुझे तो इम्तियाज़ भाई खुश होकर देख लें, मुझे इसका शौक़ है। मुझे तो जो है ना कोई मुमताज़ भाई खुश होकर देख लें, मुझे तो इसका शौक़ है। मैं तो अभी जितना भी मुझे थोड़ा बहुत आता है, मैं अपना एक चैनल है यूट्यूब चैनल, उसके ज़रिए मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। हसन जान वारसी कथक मास्टर, वो मेरा चैनल है, उस पर सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और अभी हाल ही में मैंने 3 माह हुए हैं, मैंने अपने फ़न के हवाले से उन लोगों को जगाने की कोशिश की है, लेकिन नहीं जाग रहे। एक फ़िल्म बनाई है मैंने घुंघरू, देखिए बहुत सी इंशा हाँ शॉर्ट फिल्म बनाई घुंघरू, सुना था वो घुंघरू आपने एक फिल्म बनाई है, जी हाँ, टेलीफिल्म जो है। और जिसका कॉन्सेप्ट आइडिया मेरा था, उसको तहरीर किया, फिर तहरीरी शक्ल दी नकवी साहब ने, मोहम्मद अली नकवी साहब ने ड्रामे में उसको डायरेक्ट किया, डीओपी भी वही थे। बड़ी पसंद की गई। और मज़े की बात पता है क्या है, यहाँ से तो 2-4 लोगों की कॉल आई, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा कॉल जो है ना वो हिंदुस्तान से आई थी। अच्छा माशाल्लाह, बिल्कुल ऐसा ही। मैसेंजर पे, व्हाट्सअप पे, और इतना पसंद किया। और जब आप यूट्यूब का स्टूडियो खोलते चेक करते ना, तो पता चलता है जी कितने लोगों ने आपको देखा, कहाँ कहाँ देखा गया। तो वो देखा, वो किया, और बस यही काम कर रहा हूँ मैं। और मेरी कोशिश है कि क्योंकि कथक इंसान बनाता है, कथक का ताल्लुक़ नहीं है नस्वानियत से, ठीक है ना। मैदान में कौन नाचा, जंगल में कौन नाचा, मोर नाचा, मोर भी नहीं। मैदान में कौन नाचा, घोड़ा, घोड़ी नहीं, ठीक है ना। सहरा में कौन नाचा, ऊँट, ऊँटनी नहीं। तो इसी तरह हिंदू देवमालाई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कृष्ण महाराज नाचे थे, राधा नहीं, राधा को सिखाया। तो औरत पे डांस अच्छा लगता है। तो जी हसन साहब, हमारी आपके गुफ्तगू इंशाल्लाह आइंदा किसी पर। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा सर, अभी नासिर जहाँ सेब की मैं लेटेस्ट एक वीडियो है, एक वीडियो सॉन्ग है जो कलंदर की शान में धमाल है, उसको इंशाल्लाह ताला मैंने स्टोरी बोर्ड उसका बनाया सारा, और ये इनकी परफॉर्मेंस है। बाकी कोशिश है हमारी उसको थोड़ा सा बना के बेहतर करें, क्योंकि जिसने कलंदर की चौकी नहीं दी उसने कहीं भी चौकी नहीं दी, वो फनकार ही नहीं वो। अल्लाह इनको कामयाब करे, अल्लाह आपको भी सलामत रखे, आपके चैनल को सलामत रखे। और मैं शुक्रिया अदा करूँगा, मैं हिना भाभी का मैं शुक्रिया अदा करूँगा, आसिफ भाई का। जी, ये हमारे डायरेक्टर्स हैं यहाँ के इस प्रोग्राम के। और हमें तो इस बात की बड़ी खुशी है कि, और बल्कि मैं समझता हूँ ये हमारे लिए एज़ाज़ की बात है कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए, और आप तशरीफ़ लाए। और मेरी ये ख्वाहिश होगी कि आइंदा हम किसी प्रोग्राम में आपको फिर इनवाइट करेंगे और खुल के गुफ्तगू इंशाअल्लाह हम करेंगे। नाज़रीन, आपने देखा ये रूहानियत के हवाले से जो हमने एक प्रोग्राम किया था, ये मौसीकी है, ये गाने हैं, कथक हैं और दूसरी चीज़ें, ये भी इस वक्त हमारे मुल्क में पाई जाती है। और मुख्तलिफ इदारे इसके गर्चे के सरपरस्ती नहीं करते, लेकिन शौकीन मौजूद हैं। आज भी हमारे यहाँ लोग सुनने वाले मौजूद हैं। हमें सब इसको अवेयरनेस देने की ज़रूरत है, उजागर करने की ज़रूरत है। नाज़रीन, इसके साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म है। तशनगी इस प्रोग्राम की अभी हमारे पास बाकी है, इंशाअल्लाह फिर किसी प्रोग्राम में हम इसको दूर करेंगे। खुदा हाफ़िज़।